कहानी कोई ना कोई खौफ की अलामत पेश करती है। अक्सर कहानियाँ जो सुनने में तो बहुत दिलचस्प लगती हैं, लेकिन अक्सर उनका असर हमारी ज़िंदगी पर बहुत गहरा होता है। चाह के या ना चाहते हुए भी अक्सर हमें हमारे डर के रूबरू होना पड़ता है। आज मैं आपको आपके डर से मिलाऊंगा, एक ऐसा खौफ जो हमारे जिस्म के अंदर या हमारे ख्यालों के अंदर कहीं ना कहीं बसा होता है। अगर आप सब किसी काम में मसरूफ़ हैं, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अभी मत देखिएगा। आप सब अपने काम से फ्री हों, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो बहुत खौफनाक होने वाली है। या ये कहें कि आज हम एक ऐसे सफ़र पर जा रहे हैं, जहाँ ज़िंदगी और मौत दोनों एक दूसरे के रूबरू होते हैं। मौजू का आगाज़ करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार आयतल कुर्सी ज़रूर पढ़िएगा। रात का वक्त था, मौसम ठंडा और हवा में एक अजीब सा सुकून था। वो सुकून जो कभी कभी इतना गहरा होता है कि उसमें भी डर छुपा हुआ होता है। गलियां खाली थीं और दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आ रही थीं। उसी सुकून भरी रात में राशिद अपने घर की तरफ जा रहा था। उसके चेहरे पर काफ़ी थकान थी और आंखों के नीचे हल्के पड़े हुए थे। दिन भर काम करके वो हमेशा देर से घर पहुंचता था, लेकिन आज उसे कुछ अजीब लग रहा था, जैसे कोई उसके साथ चल रहा हो। कुछ दूर जाने के बाद जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ उसका साया था जो स्ट्रीट लाइट की वजह से जमीन पर बिखरा हुआ था। उसने हंसते हुए खुद से कहा, शायद मैं पागल हो गया हूं, अपने ही साय से डर रहा हूं। मगर वो हंसी सिर्फ जबान की हद तक थी। उस वक़्त उसके दिल में उसे एक अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके साथ साथ कोई चल रहा है, एक ऐसी मखलूक जो उसे नज़र नहीं आ रही है। अगली सुबह जब राशिद अपने काम पर गया तो उसने ऑफिस के शीशे में देखा कि उसका साया उसे बहुत ज़्यादा डार्क नज़र आ रहा था। राशिद ने हंसते हुए अपने इर्द गिर्द के लोगों से कहा कि शायद मेरा साया अब जिंदा हो रहा है। उसकी ये बात सुनकर लोग हंसने लगे, लेकिन उस वक़्त राशिद को अपने ऊपर एक अजीब सा शक महसूस हो रहा था। रात के वक़्त जब राशिद अपने घर आ रहा था तो उसे हर कुछ कदम पे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसा उसका साया रुकता और फिर कुछ देर के बाद आगे बढ़ रहा था, जैसे उसका साया अब उसकी मर्जी के हिसाब से नहीं चल रहा है। राशिद जल्दी जल्दी चलने लगा, लेकिन जितना तेज़ वो चलता जा रहा था उतना ही तेज़ वो साया उसके साथ साथ चल रहा था। वो अपने घर आया और जल्दी जल्दी खाना खा के अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। आंख बंद करते ही एक मंजर उसके सामने उभरने लगा। अंधेरे में एक काला लंबा साया जो एक आदमी का था, जो धीरे धीरे उसके करीब आ रहा था। वो अचानक घबरा कर उठा और उस वक़्त उसका पूरा जिस्म पसीने से भीगा हुआ था। उसने अपना पसीना साफ करते हुए कहा, बस ये एक सपना था। लेकिन अब वक्त के साथ साथ उसके अंदर मजीद अपने ही साय से डर बढ़ता जा रहा था। अगली दोपहर के वक़्त धूप काफ़ी तेज़ थी। राशिद बाजार गया। उसने देखा कि लोगों के साय उन्हीं के साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन उस वक़्त राशिद का साया गुम था। उसने इधर उधर देखा, उसे अपना साया कहीं नज़र नहीं आया। खौफ के मारे अब उसका गला सूखता जा रहा था और तभी अचानक उसके सामने से एक साया गुजरा जो उसका अपना साया था। मगर अजीब बात यह थी, वो साया उसके सामने रुका नहीं। वो उसी के जिस्म से जुड़ता हुआ आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था, जैसे वो राशिद के पीछे नहीं बल्कि राशिद उसके पीछे चल रहा हो। राशिद दिल ही दिल में सोच रहा था कि यह कैसे मुमकिन हो सकता है। उसने अपना हाथ हिलाया, लेकिन उसके हाथ हिलाने के कुछ देर के बाद उसका साया मूव कर रहा था। उस दिन से राशिद की जिंदगी से सुकून जैसे ख़त्म ही हो गया हो। रात को राशिद जब घर वापस आया तो उसने अपने घर का दरवाज़ा बंद किया और लाइट्स ऑन कर दी। और वो उस वक़्त काफ़ी बेचैन था, क्योंकि उसके साथ उसका साया कहीं नज़र नहीं आ रहा था। वो काफ़ी घबराया हुआ था और दिल ही दिल में सोच रहा था कि शायद अब वो किसी बुरी मुसीबत में फंस चुका है।
अभी वो अपने कमरे में बैठा यही सब कुछ सोच ही रहा था कि अचानक उसे किसी के सांस लेने की आवाज़ महसूस हुई। और उसने जब पलट के पीछे देखा तो दरवाजे के नीचे से एक काले रंग की परछाई आ रही थी, जो धीरे धीरे उसके करीब आती जा रही थी। कुछ देर के बाद वो परछाई आके उसका जिस्म में दाखिल होने लगी। उसने पीछे हटने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन उसका जिस्म उस वक्त एक जगह जम सा गया था। तभी उसने घबराते हुए पूछा, तुम कौन हो? बस वो साया धीरे धीरे उसके सामने खड़ा हुआ हिल रहा था, लेकिन वो उसे किसी बात का जवाब नहीं दे रहा था। और फिर कुछ देर के बाद वो साये ने सर झुकाकर उसके पैरों की तरफ देखा। और जब राशिद ने अपने पैरों की तरफ देखा तो उस वक्त उसे दो साए नजर आ रहे थे। एक जो राशिद का अपना साया था, और दूसरा जो उस वक्त उसका दुश्मन बन चुका था। राशिद ने चिल्लाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे उस साए ने उसका गला पकड़ लिया हो। और देखते ही देखते वो साया धीरे धीरे दीवार की तरफ बढ़ने लगा। कुछ देर के बाद वो साया दीवार से छत की तरफ चला गया, और अचानक वो घूम कर राशिद के बिल्कुल पीछे आके खड़ा हो गया। उसे महसूस किया कि जैसे अब वो साया उसके कमर के जरिए उसके जिस्म में दाखिल हो रहा है। उसे अपने जिस्म में एक अजीब सी ठंडक सी महसूस होने लगी, और उसकी आंखों के सामने बिल्कुल अंधेरा छा गया। अगली सुबह जब राशिद ऑफिस गया तो ऑफिस वाले उसे देखकर कहने लगे कि राशिद आज काफ़ी अजीब लग रहा है। उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था, और उसकी आंखें बिल्कुल सुर्ख, और पता नहीं क्यों वो बार बार पीछे मुड़ के देखे जा रहा था। तभी कुछ देर के बाद उसके मैनेजर ने उससे पूछा, राशिद सब ठीक है? वो बस इतना ही कहा, हाँ सर, बस थोड़ा थकावट सी महसूस हो रही है। लेकिन उसे अपने जिस्म में ऐसा महसूस हो रहा था कि अब उसकी रूह अकेली नहीं है। हर जगह, हर रिफ्लेक्शन में, लिफ्ट के शीशे में, मॉनिटर स्क्रीन में और कार के शीशों में उसे अपना साया अलग चलते हुए नजर आता था। कभी उसके आगे और कभी उसके पीछे, और कभी उसे ऐसा लगता था कि जैसे कोई उसके साइड पे खड़ा होकर उसे घूरे जा रहा है। एक दिन जब राशिद वॉशरूम में शीशे के सामने खड़ा हुआ था तो शीशे में उसे उसका अक्स मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा था, जबकि राशिद काफी संजीदगी से खड़ा हुआ था। और उस वक्त उसे काफी खौफ महसूस हुआ। उस दिन के बाद वो कभी किसी शीशे के सामने नहीं आया। रात के वक्त राशिद ने दरवाज़ा बंद किया और ब्लैंकेट ओढ़ के लेट गया। अचानक उसने सुना कि कोई उसके करीब बैठा हुआ है, और धीरे धीरे सांस लेने की आवाज़ आ रही थी। उसने आँख खोली तो वहाँ कोई नहीं था। जब उसने लाइट ऑन की तो उस वक्त कमरा खाली था, लेकिन उस वक्त उसे वही आवाज़ दोबारा आई, जैसे कोई उसका नाम ले रहा हो, राशिद। ये सुनकर उसका दिल बंद होने लगा था। आवाज़ कमरे के एक कोने से आ रही थी। उसने देखा एक काली परछाई दीवार से अलग हो रही थी। वो काली परछाई कुछ और नहीं, उसका साया था। तभी उसने डरते हुए कहा, तुम क्या चाहते हो? साया ने हल्का सा सर उठाया और एक खौफनाक आवाज में कहा, अब तू मेरे साथ चलेगा। राशिद ने घबराते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ कहाँ जाऊंगा? तभी उस साये ने एक भारी आवाज में मुस्कुराते हुए कहा, जहां रोशनी नहीं होती। और उसी वक्त रूम की लाइट बंद हो गई। सुबह जब राशिद उठा तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। उसने खुद को समझाया कि शायद ये सब मेरा वहम है, लेकिन जब वो सड़क पर जा रहा था तो उसने देखा हर आदमी का साया नॉर्मल था, सिर्फ उसका साया उसके जिस्म से अलग चल रहा था। वो हर कदम उससे पहले चल रहा था, रास्ता दिखा रहा था, जैसे कोई उसका मुलाजिम हो। उसके इर्द गिर्द के लोग उसे देखकर डरने लगे थे। एक औरत ने सड़क क्रॉस करते हुए उससे कहा, अल्लाह बचाए, इसका साया उल्टा चल रहा है। राशिद ने डर के मारे भागना शुरू किया। साया उसके पीछे पीछे भाग रहा था, और ऐसे जैसे वो जोर जोर से हंस रहा हो, जैसे वो उससे हर सजा दे के खुश हो रहा हो। उसने अगली गली में घुसकर देखा,
उसका साया वहां रुक गया और जमीन से अलग होकर दीवार पर चढ़ गया था। राशिद ने आंख बंद कर ली। जब आंख खोली तो साया गायब था। उसने सोचा, बस शायद अब वो मुझसे दूर हो गया है। लेकिन जब वो घर पहुंच के अपने रूम में गया तो दीवार पर लिखा हुआ था, अब तू रोशनी में भी अंधेरे से नहीं बच सकता। राशिद ने फैसला किया कि वो ये सब कुछ ख़त्म करेगा। उसने कुरान खोला, पानी पर दम किया और कमरे के हर कोने में छिड़क दिया। कुछ देर सुकून रहा और कुछ देर के बाद कमरे का पंखा रुक गया, लाइट बंद हो गई। सिर्फ उस कमरे में अब अंधेरा था। दीवार पर हल्की सी हरकत हुई, साया फिर उभर आया। इस बार पूरी शक्ल में राशिद के सामने खड़ा हो गया। लेकिन उसकी शक्ल हूबहू राशिद की शक्ल के जैसी थी, लेकिन उसकी शक्ल पे काफ़ी लकीरें बनी हुई थी। राशिद ने चिल्लाते हुए कहा, तू मुझे क्यों सता रहा है? तभी उसके साये ने कहा, मैं तुझे नहीं सता रहा हूँ, मैं तेरा ही एक हिस्सा हूँ। राशिद ने चिल्लाते हुए कहा, झूठ। तब उसके साये ने कहा, जब तू पहली बार अंधेरे में अपने साये से डरा था, उस दिन मैं जिंदा हो गया था। अब मैं तुझसे अलग चल सकता हूँ। तू जितना रोशनी जलाए ले, मैं तुझे उतना ही अंधेरे की तरफ खींचूंगा। राशिद पीछे हटा, पर दीवार उसके पीछे थी। साया आगे बढ़ा और उसके चेहरे पर हाथ रखा। तभी उसका जिस्म एकदम से ठंडा हो गया था। उसे उस वक़्त ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वो धीरे धीरे ज़मीन में डूब रहा है। फिर सब कुछ अंधेरे में डूब गया। अगली सुबह उसके पड़ोसी ने देखा कि राशिद के घर का दरवाज़ा खुला हुआ है। वो अंदर गया, कमरा खाली था। वहाँ सिर्फ एक चीज़ थी, राशिद का साया, जो उस वक़्त दीवार पर बना हुआ था, जैसे किसी ने पेंट कर दिया हो। उस दिन से जब भी कोई उस कमरे में रोशनी करता है तो वो साया धीरे धीरे चलता हुआ नज़र आता है। और लोग कहते हैं, अगर रात में उस कमरे के सामने से गुजरो तो एक आदमी नज़र आता है। ऐसा लगता है जैसे उस कमरे में कोई चल रहा है, लेकिन उसका साया उससे पहले चल रहा होता है, जैसे वो उसे रास्ता दिखा रहा हो, जहन्नुम की तरफ। जिंदगी में हर किसी की कहानी, हर किसी की दास्तान अलग अलग होती है। अगर एक तरफ राशिद परेशानी में था तो दूसरी तरफ वसीम की ज़िंदगी भी एक तकलीफ से जूझ रही थी। रात का वक्त था। शहर के एक वीराने इलाके में एक कब्रिस्तान था। रात के वक्त तेज़ हवाएं चल रही थी और सूखे पत्ते हवा से एक तरफ से दूसरी तरफ उड़ रहे थे। कब्रिस्तान में एक अजीब सी बेरौनकी और एक खौफ था। एक कोने से कुत्तों के रोने की आवाज़ें आ रही थी। वहाँ इतना सन्नाटा था कि इंसान को अपने सांस लेने तक की आवाज़ से भी खौफ महसूस हो। वसीम, जो इस कब्रिस्तान में काफ़ी अरसे से काम कर रहा था, शुरू में उसे काफ़ी खौफ आता था, लेकिन वक्त गुजरते साथ ही उसका दिल जैसे पत्थर का हो गया हो। कब्रों को खोदना, कब्रों को ठीक करना और कब्रों में मुर्दों को दफनाना, और कभी कभार पुरानी कब्रों से मुर्दों को निकालना, ये अब उसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका था। एक रात करीब 3 बजे के वक्त वो एक कब्र के पास बैठा हुआ था। एक पुरानी कब्र खोद रहा था। वहाँ उसे एक दूसरी कब्र बनानी थी। आज की रात बाकी रातों से काफ़ी मुख्तलिफ थी। आज उसे काफ़ी खौफ महसूस हो रहा था। आसमान बादलों से ढका हुआ था और चांद की रोशनी बहुत हल्की ज़मीन पर पड़ रही थी। उसने बेलचा उठाया और आहिस्ता आहिस्ता अब कब्र खोदना शुरू की। लेकिन हैरत की बात यह थी कि जब भी वो कब्र में बेलचा मारता तो उसे अपने इर्द गिर्द से किसी के खांसने की आवाज़ सुनाई देती थी, जैसे कोई काफ़ी दर्द में खांस रहा हो। हर एक बेलचा चलाने के बाद वो अपने इर्द गिर्द देखने लगता था कि जैसे कोई उसे रोक रहा हो। कुछ देर बाद हवा तेज़ चलने लगी। कब्रिस्तान में लगे हुए दरख्त जैसे हवा से झूल रहे हों। वसीम ने पीछे मुड़ के देखा, वहाँ कोई भी नहीं था। उसे ऐसे लगा
कि जैसे कब्रिस्तान के एक कोने से खड़ा कोई उसे देख रहा है। उसने कुछ देर के लिए काम रोका और जोर जोर से सांस लेते हुए उधर उधर देखने लगा। कुछ देर के बाद जैसे उसने काम शुरू किया, तभी उसके कानों के पास उसे एक आवाज सुनाई दी, मुझे यहां से निकालो। यह सुनकर वसीम वहीं रुक गया और घबराहट के मारे इधर उधर दोबारा देखने लगा, लेकिन उसे अपने इर्द गिर्द कोई नजर नहीं आ रहा था। उसने दोबारा अपना काम शुरू किया। मिट्टी की खुशबू और पसीने की बदबू मिलकर एक अजीब सी गर्मी पैदा कर रही थी। फिर वही आवाज इस दफा उसे ज्यादा तेज सुनाई दी, मुझे निकालो। वसीम ने बेलचा जमीन पर रखा और इधर उधर देख के चिल्लाने लगा, कौन है वहां? लेकिन उस वक्त उसे अपने इर्द गिर्द से कोई आवाज सुनाई नहीं दी। उसने 1-2 मिनट इंतजार किया और फिर अपने आप से बोला कि शायद ये मेरा वहम होगा। लेकिन आवाज फिर आई और इस दफा वो आवाज उसे उस कब्र से सुनाई दे रही थी, जो उसका नाम लेकर कह रही थी, वसीम, मुझे बाहर निकालो। वसीम का दिल खौफ के मारे तेज से धड़कने लगा। ये कैसी आवाज है और ये मेरा नाम कैसे जानता है? कुछ ही देर में उस मिट्टी के नीचे से एक अजीब सी हलचल महसूस हुई, जैसे कब्र की मिट्टी को कोई वहां से हटा रहा हो। वसीम ने हिम्मत की और उस कब्र के ऊपर वापस मिट्टी डाल दी और वहां से भाग गया। कब्रिस्तान के बाहर, जहां एक छोटी सी मस्जिद बनी हुई थी, रात को 2 से 3 गोरकन वहां हमेशा बैठा करते थे। उस वक्त उनके साथ एक चौकीदार भी हुआ करता था। उन्होंने देखा कि वसीम की हालत काफ़ी ख़राब है। उसके चेहरे पर एक खौफ और एक घबराहट थी। तभी उन्होंने पूछा, क्या बात है, सब ठीक तो है? वसीम ने घबराते हुए कहा कि वहाँ मुझे उस कब्र से किसी की आवाज़ सुनाई दे रही है। सबने हैरत से एक दूसरे की तरफ देखा और वसीम से पूछा, कहीं ये तुम्हारा कोई वहम तो नहीं? उसने कहा, नहीं, ये कोई वहम नहीं है, मैंने साफ उनकी आवाज़ सुनी है। शुरू में मुझे इर्द गिर्द से लोगों के बातें करने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने कब्र की खुदाई शुरू की, किसी ने मेरा नाम लेना शुरू कर दिया और बार बार यही बोल रहा था कि मुझे बाहर निकालो। चौकीदार ने पूछा, क्या कोई नई कब्र है? उसने कहा, नहीं, वो कब्र कम से कम 50 साल पुरानी है। सब हैरत से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनमें से एक गोरकन ने कहा, चलो अंदर चलकर देखते हैं। वसीम ने घबराते हुए कहा, मैं अब वहाँ नहीं जाऊँगा और मैं अब रात में यहाँ काम नहीं करूँगा। लेकिन कोई दूसरा गोरकन वहाँ रात को काम करने के लिए तैयार नहीं रहता था। हर गोरकन हमेशा किसी न किसी खौफ की वजह से बीमार हो जाता था। इस वजह से रात को वहाँ कोई रुकता ही नहीं था। उस वक़्त उन तीनों ने हिम्मत की और उस कब्रिस्तान के अंदर चले गए। वसीम ने कहा, बहुत जल्द यहाँ एक जनाजा आने वाला है, हमें उसके लिए कोई कब्र का इंतज़ाम करना होगा। बिलाखिर उन्होंने उस कब्र को छोड़कर दूसरी कब्र की तरफ गए। उन्होंने जैसे ही उस कब्र को खोदना शुरू किया तो वसीम को दोबारा अपने इर्द गिर्द से आवाज़ें सुनाई देने लगी। वसीम ने अपने दोस्त का हाथ पकड़ा और कहा, तुमने ये आवाज़ें सुनी? उसके दोस्त ने इधर उधर देखा और कहा, मुझे कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। और वो दोबारा उस कब्र को खोदने लगे। लेकिन वसीम खौफ के मारे इधर उधर बार बार देखे जा रहा था। तभी अचानक वसीम की नज़र दोबारा उसी कब्र की तरफ गई जिस कब्र को वो शुरू में खोद रहा था। गौर से देखने पर उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वहां कोई खड़ा हुआ है और मुस्तकिल वसीम की तरफ देख रहा था। वसीम अपने दोस्तों के साथ खड़ा हुआ था और वो मुस्तकिल आयतल कुर्सी पढ़े जा रहा था। इस बात को अब 2 से 3 दिन गुजर चुके थे। एक दिन वसीम शाम के वक्त उसी कब्रिस्तान में चलते हुए जा रहा था कि उसने देखा उस कब्रिस्तान में एक कमरा बना हुआ था। कमरे के बीच में एक कुर्सी थी और कुर्सी पर उसने अपना साया बैठा हुआ देखा, लेकिन वो साया काफी बुरी हालत में था, ऐसा जैसे उसका पूरा जिस्म गल चुका हो। लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। तभी उसने कहा, तू आ गया, मैं तेरा इंतजार कर रहा था। वसीम ने खौफ भरे अंदाज में उससे पूछा, तू कौन है? तभी उसने कहा, मैं वसीम हूँ जो मर चुका हूँ। वसीम ने कहा, यह झूठ है। तभी उसने कहा, यह सच है। जब तू पहली बार यहाँ कब्र खोद रहा था तब तू जिंदा नहीं था।
तू भी उन्हीं कब्र में दबा हुआ है। जो दुनिया तू देख रहा है वो सिर्फ तेरे जहन का एक साया है। तू मर चुका है। वसीम खौफ के मारे पीछे हटने लगा और वो यही कह रहा था, नहीं, मैं जिंदा हूँ। उसने चिल्लाकर कहा, देखो, मैं सांस ले सकता हूँ। तभी उस मुर्दे ने कहा, सांस? अगर तुझे लगता है कि तू सांस ले सकता है तो तू अपने एक बार सीने को देख। वसीम ने जब अपने सीने पर हाथ रखा तो वहां कुछ नहीं था, न धड़कन, न जिस्म की कोई गरमाइश, सिर्फ एक ठंडा जिस्म। उसने अपने सीने पर हाथ जोर से रखा तो उसके सीने से मट्टी सी झड़ने लगी थी। तभी सामने बैठा हुआ दूसरा वसीम, वो अपनी कुर्सी से उठकर खड़ा हुआ। उसने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और कहा, अब तू समझ गया है ना, तू भी कब्रिस्तान का एक हिस्सा है। वसीम पीछे हटा, लेकिन कमरा धीरे धीरे अंधेरे में डूबने लगा और वहां से खौफनाक चीखने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। मुझे निकालो, मुझे निकालो। सुबह कब्रिस्तान में लोग आए। उन्होंने पुरानी कब्र के पास एक और नई कब्र देखी, लेकिन उस पर कोई नाम नहीं लिखा हुआ था, सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी उस पर पड़ी हुई थी। और उस मिट्टी की हालत ऐसी थी कि जैसे वो मिट्टी कई सालों से सूखी पड़ी हुई हो। तारीख में ऐसी बहुत सी कब्रें हैं जिनके ऊपर कोई तख्ती नहीं, कोई नाम नहीं होता, जिन्हें देखने पर ऐसा लगता है कि यहाँ सालों से कोई नहीं आया होगा। लेकिन अक्सर ऐसी कब्रों पे कुछ रूहें ज़ियारत के लिए आती हैं। ये कब्रें बिल्कुल बेजान दिखती हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसी रूहें कैद होती हैं जिनके खौफ से कोई इसके आसपास नहीं आता है। अक्सर लोगों को रात के वक्त कब्रिस्तान के पास से गुजरते हुए एक अजीब सा खौफ महसूस होता है। या अगर आप कभी किसी सफ़र पे हो और आप किसी कब्रिस्तान के पास से गुजरें तो आपको हकीकतन ऐसा महसूस होगा कि जैसे उस कब्रिस्तान में खड़ा हुआ कोई आपको देख रहा होता है। लेकिन अक्सर जब हम उन पर ज़्यादा गौर करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी से जुड़ जाती हैं, या ये कहें कि वो हमारा पीछा करना शुरू कर देती हैं। मेरे अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको, मुझे, हम सबको हमेशा अपने उस ज़मान में रखे। हर बुरी बला, हर बुरी नज़र और हर बुरी आफत से हमेशा महफूज रखे। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरीज से जुड़े रहने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप किस मुल्क, किस शहर और किस इलाके से हमारी वीडियोस देख रहे हैं। इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होगी एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।